Hello students. Yes, very good evening. Am I audible? Am I visible? Yes. चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था विथ न्यूलैंड्स ऑक्टेव। उससे पहले हमने देखा था डोबेरानस ट्रायड्स, देन न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, उसके हाउ ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स एंड हाउ द न्यूलैंड्स वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने पीरियोडिसिटी ये कंसेप्ट हमें इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद में हमने देखा कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की शुरुआत कहां से हुई, और आज हम एक्चुअली में पढ़ने वाले हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ओके, अभी एलिमेंट्स को उन्होंने कैसे क्लासिफाई करने की शुरुआत की, इसकी हिस्ट्री मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई है। ओके, तो होपफुली ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक्चुअल में पढ़ेंगे कि मेंडलीव्स ने जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया था वो क्या क्या किया था, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स क्या है, मतलब व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और उसके डेमेरिट्स क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है, वो भी हम देखेंगे। एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मेंडलीव ने अलग अलग प्रॉपर्टीज लेके, अलग अलग मतलब उन्होंने सिर्फ कैटेगराइज किया था, उन्होंने सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज कंसिडर की थी एलिमेंट्स के लिए, दैट इज रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, और दो ही फिजिकल प्रॉपर्टीज ली थी, दैट इज एटॉमिक मास नंबर और उनकी डेंसिटीज। तो सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज पे फोकस करके मेंडलीव्स ने सब एलिमेंट्स की पढ़ाई की एंड देन ही क्लासिफाई द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द सिमिलर प्रॉपर्टीज। और वो करते करते मतलब सिमिलर एलिमेंट्स को ग्रुप में डालते डालते उनको ये आइडिया आया कि यस वी कैन अरेंज द एलिमेंट्स इनटू द रिस्पेक्टिव हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस का मतलब क्या क्या है ये हमें आगे जाके समझ में आएगा। और मैंने बताया भी था कि अगर आप वर्टिकल लाइंस लोगे तो इट मीन्स कि अगर एक वर्टिकल कॉलम में कुछ प्रेजेंट है, एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसका मतलब उनकी वैलेंसीज सेम होंगी, उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी सेम होगी। अगर एक पीरियड में, अगर एक हॉरिजॉन्टल कॉलम में एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि उनका जो मेन शेल होगा, जो आउटर मोस्ट शेल होगा, नंबर ऑफ शेल्स होंगे, मतलब पहला आउटर मोस्ट शेल है, दूसरा आउटर मोस्ट शेल है, तीसरा आउटर मोस्ट शेल है, दैट विल बी द सेम इफ द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इनटू द सेम पीरियड। तो यहां तक हमारा खत्म हुआ था लास्ट लेक्चर में। क्लियर है बच्चों, याद है सबको? ये सब बातें सब बच्चों को याद है अच्छे से? ओके, चलो ग्रेट। तो अभी देखो, बाय टेकिंग दैट आइडिया, मैंने आपको बताया था कि वो वॉल पे ऐसे लिखते थे और एक के बाद एक के बाद एक वो एलिमेंट्स को अरेंज करते गए एंड देन उनको ये थॉट आया कि चलो हम एलिमेंट्स को कुछ इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो था एलिमेंट्स के इस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, उसका सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या था, व्हाट इज द फर्स्ट मेरिट इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल? ओके, तो पहला मेरिट ये था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का, दैट he classified all the elements, all known elements का उन्होंने प्रॉपरली क्लासिफिकेशन किया था। ओके, उन्होंने पूरे जितने नोन एलिमेंट्स थे, जितने 63 एलिमेंट्स वे नोन एट दैट टाइम, कितने एलिमेंट्स नोन थे? 63 एलिमेंट्स वे नोन एट दैट टाइम। और ये 63 के 63 एलिमेंट्स को उन्होंने अच्छे से क्लासिफाई किया था उनके इस पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में। ओके, अब ये क्लासिफिकेशन करते वक्त उन्होंने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस लिए थे, कुछ वर्टिकल कॉलम्स लिए थे। अभी इनका मतलब क्या है ये भी देख लो। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है यहां से, और ये जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स है, इसे मेंडलीव ने कहा व्हाट? पीरियड्स। इसको कहा गया पीरियड्स। ओके, और ये जो वर्टिकल कॉलम्स है इसे कहा गया ग्रुप्स। समझ में आई बच्चों बात? ये दिख रहा है अच्छे से? थोड़ा मुझे छोटा हैंड राइटिंग लिखना पड़ रहा है क्योंकि यहीं पे मुझे सब लिखना है, तो ये समझ में आ रहा है सबको? दिख रहा है अच्छे से? तो इसे कहा गया, दिस वर्टिकल कॉलम को कहा गया ग्रुप,
और इस हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स को, हॉरिजॉन्टल कॉलम को कहा गया पीरियड्स। ओके, अभी ग्रुप्स मतलब क्या और पीरियड्स मतलब क्या? तो ये जो पूरा पीरियोडिक टेबल है इसको मेंडलीव ने दो पार्ट में डिवाइड किया। ओके, एक था ग्रुप्स में एंड पीरियड्स में। तो ग्रुप्स मतलब क्या? तो जिन जिन एलिमेंट्स की वैलेंसीज सेम है, वैलेंसीज आर सेम, तो जितने भी एलिमेंट सेम ग्रुप में होंगे। ओके, अभी मेरी बातों की तरफ ज्यादा ध्यान दो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कम है हर जगह, तो मुझे थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ रहा है। अदरवाइज आई एम टेलिंग यू ओरली, तो उसकी तरफ भी ध्यान दो। तो अगर एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है तो उन एलिमेंट के क्या सिमिलर होंगी बच्चों? वैलेंसीज सेम होंगी। और अगर एलिमेंट्स सेम पीरियड में प्रेजेंट है, इसका मतलब उनका जो मेन शेल है, आउटर मोस्ट शेल, वो क्या होगा? वो सेम होगा। ओके, अभी यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके बाद में देखो उन्होंने क्या क्या किया। तो उन्होंने टोटल ग्रुप्स कितने बनाए उनके पीरियोडिक टेबल में? उन्होंने टोटल 8 ग्रुप बनाए। इसको कहा गया ग्रुप नंबर 1, इसको कहा गया ग्रुप नंबर 2, इसको कहा गया ग्रुप नंबर 3, और इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7 तक पूरे ग्रुप्स उन्होंने बनाए। और जो लास्ट वाला था उसे कहा गया ग्रुप नंबर 8। ओके, थोड़ा सा मैं यहां पे जगह नहीं हूं तो यहां पे आपको बताती हूँ टेक्स्ट बुक में से। सो ये देखो आपके पास में भी होगा, ये है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ग्रुप्स बनाए। ओके, और एक लास्ट वाला ग्रुप बनाया, दैट इज अ ग्रुप नंबर 8। ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इसका रीजन क्या है ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहां तक क्लियर है बच्चों? तो टोटल ग्रुप्स कितने बनाए मेंडलीव ने? उसने टोटल ग्रुप्स बनाए 8। देयर आर 8 ग्रुप्स, दैट इज वर्टिकल कॉलम्स। ओके, और देयर आर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रेजेंट ओवर हियर। ओके, अभी हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कम है, देयर आर ओनली 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस। लेकिन यहां पे थोड़े सॉरी, यहां पे थोड़े ज्यादा है क्योंकि उन्होंने एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में, जो एलिमेंट्स है उनको ग्रुप ए और ग्रुप 2 में, और फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में डिवाइड किया था हॉरिजॉन्टल लाइन वाइज। ओके, तो ये जो पूरे वर्टिकल लाइंस थे ये थोड़े 12 थे इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो देयर आर टोटल 12 हॉरिजॉन्टल लाइंस और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो इसको मैं अभी लेबल करती हूँ। सो ओके, सॉरी, ये थोड़ा अलग हो गया बच्चों, तो ग्रुप्स में यहां पे लिख देती हूं, ये ग्रुप्स है। सो दीज आर द ग्रुप्स एंड दीज आर द पीरियड्स। तो ठीक है, तो इस तरह से मैं कुछ लेबलिंग करती हूं तो उसकी वजह से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रुबिडियम K2Cu कहां पे बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे कॉपर आएगा, दिस वन इज द कॉपर, यस, और ये रुबिडियम है। ओके, लेट मी चेक। हाँ, नाउ इट इज करेक्ट, ओनली वहां पे ये हो गया था, यस, यहाँ पे कॉपर आएगा, करेक्ट है। अभी देखो ये क्या हो गए, ये हो गए ग्रुप्स। ग्रुप मतलब ये ऐसे ग्रुप्स होंगे। ओके, और पीरियड्स मतलब दिस आर द पीरियड्स। अभी मुझे 1, 2, 3, 4 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो पीरियड्स क्या क्या है? तो ये पीरियड है, दिस इज अ 1, दिस वन इज अ 2, दिस वन इज अ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे क्या होंगे,
हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे। ओके, अभी देखो सबसे पहले ये जो ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स को मेंडेलीव ने और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। दैट इज ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। अभी इनको उन्होंने डिवाइड किया ग्रुप ए और ग्रुप बी में, ग्रुप ए और ग्रुप बी में, ए और बी में। तो इस तरह से जो ग्रुप्स थे उन ग्रुप्स को उन्होंने सब ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर वो सेम ग्रुप में प्रेजेंट है तो उनके वैलेंसीज सेम है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, देन सिल्वर, गोल्ड, इनकी वैलेंसी एक होगी, लेकिन दे आर हैविंग सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो अगर ग्रुप ए में जो है दे आर हैविंग एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी, बट सेम ग्रुप में प्रेजेंट है, दे आर हैविंग सेम वैलेंसीज बट दे आर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द ग्रुप ए। अभी यहां तक समझ में आ रही है बात? ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट? जो उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे, हाँ चलो देखो अच्छे से, उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 कितने ग्रुप्स बनाए? टोटल 8 ग्रुप्स बनाए। देखो सोच लो, अभी समझ लो, अच्छे से समझ लो। उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे क्या बनाए? ग्रुप्स बनाए। ग्रुप्स का मतलब क्या है? ग्रुप्स मतलब अगर कोई भी एलिमेंट सेम ग्रुप में प्रेजेंट हो तो उनकी वैलेंसीज होंगी सेम। तो अगर ये इतने सारे एलिमेंट एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है तो उनकी वैलेंसीज सेम है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन से लेके गोल्ड तक सबकी वैलेंसी क्या होगी? 1। कंबाइनिंग कैपेसिटी इज 1। ओके, अगर मैं बेरिलियम लू, जिंक लू, कैडमियम लू, बैरियम और मर्क्यूरी, इनकी वैलेंसीज क्या है? 2। दे आर हैविंग कंबाइनिंग कैपेसिटी 2। तो अगर एलिमेंट्स सेम ग्रुप में प्रेजेंट है तो उनकी वैलेंसीज, वैलेंसीज मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे, वो सेम ही होगी। समझ रहे हो सब लोग? ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, एक ही ग्रुप में है मतलब डेफिनेटली दे आर हैविंग सेम वैलेंसी। लेकिन अगर आप आगे जाके देखोगे तो दिस वन ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप, दैट इज ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो एक ही ग्रुप में है मतलब अनडाउटेडली दे आर हैविंग सेम वैलेंसी, बट इफ दे आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, इसका मतलब उनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट है लेकिन वैलेंसीज सेम है। अभी यहां तक क्लियर है? दे आर हैविंग द सेम वैलेंसीज बट दे आर हैविंग लिटिल बिट डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये पूरे अल्कली मेटल्स है। ओके, इनकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम है, लेकिन कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये ट्रांजिशन मेटल्स है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग है कंपेयर टू दिस अल्कली मेटल्स, बट दे आर हैविंग सेम वैलेंसी। लेकिन उनकी वैलेंसी सेम है, कंबाइनिंग कैपेसिटी सेम है, इसलिए वो आ गए एक ग्रुप में। अभी क्लियर है सबको? इन द सेम मैनर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बैरियम, ये सब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। फिर से जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये ट्रांजिशन मेटल्स है। इनकी वैलेंसीज, कंबाइनिंग कैपेसिटी सेम है, लेकिन दे आर हैविंग लिटिल बिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, हाँ, तो ग्रुप ए में जितने होंगे दरिया, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, और ग्रुप बी में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अगर ग्रुप 1 में प्रेजेंट है तो उन सब की वैलेंसी होगी 1, लेकिन
ग्रुप ए में जो है उनकी प्रॉपर्टीज ग्रुप बी में जो एलिमेंट है उनसे अलग होंगी, लेकिन क्योंकि उनकी वैलेंसीज सेम है तो वो सब के सब आ गए एक ही ग्रुप में। आता कळालं का सगळ्यांना? इच एंड एव्हरी पॉइंट इज क्लियर? ओके, तो यहां तक सब पॉइंट क्लियर हो गए? हाँ, ये बी ग्रुप में जो होंगे, मैंने अभी बोला कि इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी क्योंकि ये सब के सब ट्रांजिशन मेटल्स है। यस, राइट इट डाउन प्रॉपरली। फिर से बोल रही हूं, देखो, अगर सेम ग्रुप में प्रेजेंट है, ये फर्स्ट ये ग्रुप हो गया, अगर सभी के सभी एलिमेंट एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है, इनका मतलब दे आर हैविंग सेम वैलेंसी। इनमें और इनमें क्या सिमिलैरिटी है? ए और बी में क्या सिमिलैरिटी है? तो ए और बी की वैलेंसीज विल बी द सेम। ओके, इन सब की वैलेंसीज होंगी सेम। वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी सेम है, लेकिन उसमें मेंडलीव ने कर दिया ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में जितने भी होंगे उनके सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे और बी में जितने होंगे उनके सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे, लेकिन ए एंड बी आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो इसका मतलब यह है उनकी वैलेंसीज आर सेम बट प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। एब्सोल्युटली करेक्ट साक्षी। और प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, देर आर लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड अल्कली मेटल्स, बट दे आर मेटल्स। देखो, मैं दोनों भी तरफ क्या बोल रही हूं, यह है अल्कली मेटल्स, यह है ट्रांजिशन मेटल्स, तो दोनों भी मेटल्स ही है। ओके, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज में डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा, बट those are present in one group, they are having almost similar properties. Okay बच्चों? हाँ, तो एग्जाम्पल देखो यहां पे, तो देखो सोडियम और पोटेशियम, ये क्या है? ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। ओके, सोडियम और पोटेशियम को मैंने ले लिया, सोडियम और पोटेशियम ये मेटल्स है, बट इसको मैंने अगर एयर के साथ में डाल दिया तो वो विगरसली रिएक्ट होते हैं। विगरसली मतलब इमीडिएटली। सोडियम लिया नहीं कि वो रिएक्ट होगा मॉइस्चर के साथ में, और इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ रही है बात? लेकिन कॉपर उतना रिएक्टिव नहीं है, कॉपर रिएक्ट स्लोली। हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। ओके, लेकिन कॉपर उतना सॉफ्ट मेटल है नहीं। अभी सबसे लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन है? सिल्वर और गोल्ड। अभी इनकी वैलेंसी सेम है, वो एक ही वैलेंसी दिखाते हैं, लेकिन दे आर नॉट लाइक सोडियम एंड पोटेशियम कि वो उतने ज्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट होके फॉर्म नहीं करते। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, लेकिन नॉट राइट नाउ, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारी बातें पढ़नी पड़ेंगी पहले, उसके बाद में आपको उसका उनमें का मेन डिफरेंस समझ में आएगा। राइट नाउ जस्ट इतना समझ लो कि दे आर हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दिस अल्कली मेटल्स। चलो, क्लियर है बच्चों बात? लिख लिया सबने? ओके, तो हम आ गए मेरिट में। मेरिट में हमने क्या देखा मेंडलीव्स के, कि ऑल नोन एलिमेंट्स को उन्होंने अच्छे से क्लासिफाई किया था। कैसे क्लासिफाई किया था? अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर। ओके, कैसे क्लासिफाई किया था? अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर।
ओके, तो आपको तो पता ही है कि फ्रॉम डोबेर एंड स्ट्राइड्स टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, सब के सब ने एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया था, तो अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर, तो ये सब में कॉमन है। फिर यहाँ पे क्या आएगा कि उन्होंने इस तरह से ग्रुप्स और पीरियड्स बनाए, वहां पे आपको ग्रुप्स का मतलब लिखना पड़ेगा, पीरियड्स का मतलब लिखना पड़ेगा। ग्रुप्स मतलब वर्टिकल कॉलम्स, पीरियड्स मतलब हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, उनका मीनिंग क्या है वो भी लिखो। ग्रुप्स में अगर एक ही ग्रुप्स में अगर एलिमेंट है तो उनकी वैलेंसी सेम होगी, और एक ही पीरियड्स में प्रेजेंट है तो इसका मतलब उनके मेन शेल्स सेम होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये है। जो ग्रुप है उनमें भी सब ग्रुप्स है, ए ग्रुप और बी ग्रुप। इसका मतलब ये है कि एक ही ग्रुप में है तो उनके वैलेंसी सेम है, लेकिन ए और बी सब ग्रुप में प्रेजेंट है तो दे आर हैविंग द लिटिल बिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। डन, चलो हो गया इतना सबका। ओके, ये कुछ हो गए इंपॉर्टेंट मेरिट्स ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और है और भी मैं आपको बताऊंगी। अभी दूसरे मेरिट्स क्या है मेंडलीव्स के, तो उन्होंने सिर्फ नॉन एलिमेंट्स को ही क्लासिफाई नहीं किया था, सो ही ऑल्सो प्रेडिक्ट, और प्रेडिक्ट के अलावा यहां पे और लिखेंगे कि ही क्लासिफाई दोज एलिमेंट्स ऑल्सो दोज आर नॉट डिस्कवर्ड। ओके, जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए भी नहीं थे जब उन्होंने क्लासिफाई करना स्टार्ट किया था, तो कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड नहीं हुए थे तब तक, वो बाद में जाके डिस्कवर्ड हुए, लेकिन जो बाद में जाके डिस्कवर्ड हुए उन एलिमेंट्स का भी पोजीशन मेंडलीव्स ने उनके पीरियोडिक टेबल में दिए थे, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था न्यूलैंड्स ऑक्टेव के लिए। न्यूलैंड्स के टेबल में कहीं पे भी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए, नए एलिमेंट्स के लिए जगह नहीं थी, और यही मेन डिफरेंस था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में। उन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स को भी जगह छोड़ी थी उनके पीरियोडिक टेबल में। कहां पे देखो, सबसे पहले यहां पे ये थर्ड ग्रुप में जो एल्यूमिनियम है उसके नीचे मेंडलीव्स ने एम्प्टी स्पेसेस छोड़े थे, वैसे ही इसके आगे जो फोर्थ ग्रुप होगा वहां पे सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन के नीचे भी मेंडलीव ने एम्प्टी स्पेसेस छोड़े थे। ऐसे बहुत पीरियोडिक टेबल में जगह थी जहां पे मेंडलीव ने एम्प्टी स्पेसेस छोड़ दिए थे। कैसे? मेंडलीव का ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि नेचर में हर एक एलिमेंट उनके प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी दिखाता है। मतलब क्या? अब सर्टन इंटरवल्स के बाद में उनके प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, उसी तरह उनका एटॉमिक मास भी एक सर्टन रेंज से ही बढ़ता है। तो उन्होंने 2-3 बातें ऑब्जर्व की कि जैसे जैसे जो पहले नॉन एलिमेंट्स थे वो अच्छे से आ रहे थे पीरियोडिक टेबल में, उनके प्रॉपर्टीज अच्छे से चेंज हो रही थी, पीरियोडिसिटी उसमें दिख रही थी, लेकिन ऐसा हुआ कि कैल्शियम के बाद में जब उन्होंने स्कैंडियम लिखा और जो भी नेक्स्ट एलिमेंट वहां पे आ रहा था, तो वो जब उन्होंने लिखा तो उनको ये लगा कि अरे यहाँ पे बहुत ज्यादा एटॉमिक मास का डिफरेंस आ रहा है। ये पहला ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि जो पीरियोडिसिटी आनी चाहिए एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज में, यहां इस जगह पे उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। ओके, ये नहीं, उन्होंने डिस्कवर नहीं किए, उन्होंने लेफ्ट किए स्पेसेस, उन्होंने जगह छोड़ दी। लेकिन क्या हुआ था? जस्ट लिसन इट वेरी केयरफुली। ओके, मैं अभी सब बातें बताऊंगी, आपको इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा। देखो, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिखाया था ऐसे भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। मतलब क्या? ऐसे भी एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी थी जो डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, जगह छोड़ी थी। ओके, इसका मतलब उन्होंने एम्प्टी स्पेसेस रखे थे यहां पे। तो दोज एलिमेंट्स दोज आर नॉट डिस्कवर्ड, अननोन एलिमेंट्स। तो वो क्यों? तो वही मैं रीजनिंग बता रही थी कि इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा एटॉमिक मास का डिफरेंस, बहुत ज्यादा पीरियोडिक फंक्शंस का डिफरेंस आ रहा था। तो मेंडलीव ने ये सोचा कि अभी तक ऐसा हो सकता है कि ऐसा एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुआ हो, लेकिन आगे जाके वो डिस्कवर्ड होगा
और उसके यहाँ पे जगह होगी, वो एलिमेंट्स यहाँ पे आएगा और उसको उन्होंने नाम दिया इका एल्यूमिनियम। उन्होंने बोला कि इस जगह पे आएगा इका एल्यूमिनियम। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि एल्यूमिनियम के बाद में आने वाला एलिमेंट, इका मतलब आफ्टर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में आने वाला एलिमेंट यहां पे आएगा और इस अननोन एलिमेंट्स के उन्होंने प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट किए थे। ओके, उन्होंने उस अननोन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट किए थे। प्रेडिक्ट किए थे मतलब क्या? उन्होंने कहा कि यहां पे ऐसा एलिमेंट आना चाहिए, उसके प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह से इस तरह से इस तरह से होंगी, ठीक है। और जब आगे जाके गैलियम डिस्कवर्ड हुआ तो इस एलिमेंट के 90% प्रॉपर्टीज सेम थी जो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किए थे। अभी बात समझ में आई साक्षी? ओके, तो उन्होंने कहा तब कि अगर यहां पे दूसरा कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कैल्शियम के बाद में यहां पे स्कैंडियम आएगा। इसका मतलब ये है कि यहां पे ऐसा कोई तो भी एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह से होनी चाहिए। और उन्होंने वहां पे एम्प्टी स्पेसेस छोड़ दिए और एम्प्टी स्पेसेस छोड़ने के अलावा उन्होंने उस एलिमेंट को नाम दिया इका एल्यूमिनियम। उन्होंने कहा कि यहाँ पे ऐसा एलिमेंट होगा जिसको मैं अभी लिख रहा हूं इका एल्यूमिनियम, और जो इका एल्यूमिनियम होगा उसकी प्रॉपर्टीज ये होनी चाहिए। ओके, फिर आगे जाके डिस्कवर हुआ गैलियम, और गैलियम की जब प्रॉपर्टीज कंपेयर की जो मेंडलीव ने पहले ही प्रेडिक्ट करके रखी थी, दोज प्रॉपर्टीज आर ऑलमोस्ट सेम। तो क्या हुआ, आगे जाके गैलियम ने यहां की जगह ले ली। तो मेंडलीव का जो प्रेडिक्शन था, मेंडलीव का जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ था नेचर पे कि नेचर में पीरियोडिसिटी है और वो हर तरफ पीरियोडिसिटी दिखाएगा, तो अगर यहाँ पे एलिमेंट नहीं दिख रहा है तो नेचर में कहीं तो भी ऐसा एलिमेंट होना ही चाहिए जो यहाँ पे आएगा, इसके प्रॉपर्टीज कुछ ऐसे ऐसे होंगे। एंड ही लिव दैट एम्प्टी स्पेसेस ओवर हियर, और उनको उन्होंने नाम दिया कि एल्यूमिनियम के बाद में आने वाला एलिमेंट यहाँ पे होगा। और फिर गैलियम डिस्कवर्ड हुआ और वो वहां पे आ गया। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ऐसे ही उन्होंने प्रेडिक्ट किया था और एक एलिमेंट जिसका नाम था इका सिलिकॉन। इका सिलिकॉन, ओके। तो इन्होंने कहा कि यहां पे कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो यहां पे आगे जाके कोई तो भी डिस्कवर्ड होगा जो इका सिलिकॉन का जगह ले लेगा और इसकी प्रॉपर्टीज कुछ ऐसे ऐसे होंगी। तो वहां पे डिस्कवर्ड हुआ फिर जर्मेनियम, और फिर सिलिकॉन के बाद में जगह ली जर्मेनियम ने। अभी समझ में आई बात? ओके, सो मेंडलीव ने सिर्फ नॉन एलिमेंट्स का ही क्लासिफिकेशन नहीं किया था, सिर्फ नॉन एलिमेंट्स को ही नहीं अच्छे से अरेंज किया था, तो उन्होंने अननोन एलिमेंट्स की पोजीशन भी प्रेडिक्ट करके उस पीरियोडिक टेबल में जगह रखी थी। तो जब वो आगे जाके डिस्कवर्ड हुए अननोन एलिमेंट्स, तो उनको भी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जगह मिली। दिस इज द मेन पॉइंट। ओके, तो ये हो गया फोर्थ फीचर, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का ये फोर्थ मेरिट हो गया कि यहां पे उन्होंने अननोन एलिमेंट्स को भी जगह रखी थी, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए भी जगह रखी थी, और वो आगे जाके सही साबित हुई। दिस इज अ मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट फीचर? तो इसी तरह मेंडलीव ने, तो मैं वन बाय वन लिस्ट ही तो करती जा रही हूं उत्कर्ष। मैंने पहले 2 पॉइंट्स लिखे थे, ऑल एलिमेंट्स को डिस्कवर किया, फिर हमने ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, फिर दिस वन इज द थर्ड पॉइंट जो हम बात कर रहे थे। ओके, हाँ, तो मैं यहाँ पे सब लिख रही हूँ बाद में, तो ये हम आप लिखते जाओ, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है इसलिए मुझे पहले के पॉइंट रब करने पड़ रहे हैं।
तो अगर आप लिखोगे अच्छे से तो आपको 1 by 1 ऑल पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके, और अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया मैं क्या बता रही हूं, यू जस्ट अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया तो जब आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ोगे तो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो, अभी जो मैंने अभी बताया उत्कर्ष, उसमें कुछ आपको डाउट है? क्या क्या पॉइंट्स बताए मैं एक बार रिपीट करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था कि मेंडेलीव ने सब ऑल नोन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था अच्छे से इन हिज पीरियोडिक टेबल। ओके, दूसरा पॉइंट मैंने बताया था इन हिज पीरियोडिक टेबल ही यूज्ड अ हॉरिजॉन्टल कॉलम एंड वर्टिकल कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल को बोलेंगे हम पीरियड्स, वर्टिकल को हम बोलेंगे ग्रुप्स। उनकी भी प्रॉपर्टीज बताए, ग्रुप मतलब सेम वैलेंसी, पीरियड्स मतलब सेम मेन शेप। ओके, फिर ग्रुप्स का हमने डिटेल में डिस्कशन किया, दैट विल बी योर थर्ड पॉइंट। तो ग्रुप में ऑल सब ग्रुप्स आ गए ए एंड बी। अगर एलिमेंट सेम ग्रुप में प्रेजेंट है तो उनकी वैलेंसी सेम है। अगर ग्रुप में ए और बी डिफरेंट सब ग्रुप्स में प्रेजेंट है, इसका मतलब दे आर हैविंग सेम वैलेंसीज बट सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, यहां तक क्लियर है? ये फोर्थ पॉइंट हो गया था हमारा। ये हमने नेक्स्ट पॉइंट फिर डिस्कस किया कि मेंडेलीव ने सिर्फ नोन एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं किया तो अननोन एलिमेंट्स को भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया। उनकी जगह जो है पोजीशन जो है वो प्रेडिक्ट की थी, उनके प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट किए थे। और उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन का। तो इस तरह से हमने ये जो मेरिट्स है मेंडेलीव्स के वो डिस्कस किए अब तक। ओके, चलो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। तो जैसे उन्होंने एम्प्टी स्पेसेस छोड़े अननोन एलिमेंट्स के लिए, हाँ, हाउ ही प्रेडिक्टेड, तो वही मैं आपको बताया है, आपको शायद मिस हो गया होगा वो पॉइंट। जब उन्होंने देखा कि जब हम मूव हो रहे हैं तो देखो उन्होंने सब एलिमेंट्स को, जितने नोन एलिमेंट्स है उन नोन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते गए अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ओके, तो कुछ जगह पे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, सोडियम टू एल्यूमिनियम गए तो एल्यूमिनियम टू सिलिकॉन गए तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ एटॉमिक मास ही बढ़ रहा था। लेकिन कैल्शियम टू स्कैंडियम की तरफ गए तो यहाँ पे एटॉमिक मासेस का डिफरेंस बहुत ज्यादा था। ये पहला उन्होंने ऑब्जर्व किया। दूसरा, जो पीरियोडिसिटी, जो रिपीटेशन आना चाहिए केमिकल प्रॉपर्टीज में, जो उन्होंने पहले एलिमेंट्स में ऑब्जर्व की थी, जैसे हम सोडियम टू मैग्नीशियम मूव हो रहे हैं, मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम मूव हो रहे हैं, तो एक सर्टन फर्क से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोडियम की तरफ से एल्यूमिनियम की तरफ जाऊं तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होंगे और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होंगे। ओके, तो ही इज ऑब्जर्विंग दैट कि एक सर्टन इंटरवल से इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो रही है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो रही है। ओके, लेकिन वो जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था, what do you mean? Okay, let me complete my point first. तो वो जो एक इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था तो यहां पे उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा था। तो he predicted that he believed in nature in such a way that कि उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है मुझे, इसका मतलब इनके बीच में ऐसा कोई तो भी एलिमेंट आना चाहिए जो ये जो डिफरेंस है वो एक प्रॉपर कंसिस्टेंटली दिखाएगा। ओके, तो इन दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता, इसका मतलब कोई तो भी एलिमेंट यहाँ पे आना चाहिए जो इनके बीच में आएगा। और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस छोड़े, मतलब एम्प्टी स्पेसेस नहीं छोड़े, उन्होंने उस एलिमेंट को नाम दे दिया इका एल्यूमिनियम। इसका मतलब है जो एल्यूमिनियम के बाद में आएगा। ओके, और इस एलिमेंट के क्या क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए, तो कुछ इस तरह से उसके प्रॉपर्टीज होने चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। और फिर आगे जाके डिस्कवर्ड हुआ गैलियम, और गैलियम आया एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टी। ओके, तो इस तरह से बाय ऑब्जर्विंग द ऑल थिंग्स, अभी देखो उन्होंने कितना डिटेल में स्टडी किया होगा,
वो कितना कंसिस्टेंटली इस पे पढ़ाई करते होंगे कि उनको ये भी फिर पढ़ाई करते करते ख्याल आया कि अगर यहाँ पे इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई अलग एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से बाय स्टडीइंग देयर प्रॉपर्टीज अगेन एंड अगेन ही प्रेडिक्टेड सर्टन थिंग्स। समझ में आया उत्कर्ष? तो इस तरह से उन्होंने ये प्रिडिक्शंस किए। हाँ, यस साक्षी, what do you want to say? हाँ, सो देर आर 4 to 5 एलिमेंट्स आर देयर जो उन्होंने प्रेडिक्ट किए थे। जैसा अभी बोला कि एका स्कैंडियम भी है, एका बोरॉन भी है, एका एल्यूमिनियम भी है, एका सिलिकॉन भी है। तो ऐसे 4-5 एलिमेंट्स उन्होंने प्रेडिक्ट किए थे। यस, इका मतलब आफ्टर, इट्स अ संस्कृत वर्ड। यस, आफ्टर, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स अ संस्कृत वर्ड। तो यस, तो एक्चुअली मेंडेलिव्स के फ्रेंड थे साइंटिस्ट जो जिनकी संस्कृत बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने ये वर्ड बताया था कि इका करके। तो उन्होंने भी जो डिस्कवरीज की थी तो उनकी डिस्कवरीज में भी उन्होंने इका वर्ड का इस्तेमाल किया था, और मेंडेलिव ने भी उनके डिस्कवरीज में इका वर्ड का इस्तेमाल किया था, बट इट्स एक्चुअली अ संस्कृत वर्ड। ओके, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, ऐसे बहुत से साइंटिस्ट थे, इवन आइंस्टाइन इज देयर, जिनको संस्कृत आती थी। मतलब इट्स इंडियन लैंग्वेज जो हमें नहीं आती, लेकिन फॉरेन साइंटिस्ट को सबको संस्कृत बहुत अच्छे से आती थी। और बिलीव मी, उन्होंने बहुत सारे संस्कृत लिटरेचर पढ़ने के बाद में रिसर्च किया था। तो इसका मतलब ये जो पूरी डिस्कवरीज है ये हमारे पूरे वेदास में प्रेजेंट है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं बच्चों जो मैं आपको बता सकती हूँ कि जिनकी डिस्कवरी बहुत 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 साल पहले हमारे भारत में ही हो चुकी थी। हमारे संस्कृत लिटरेचर में ये सब बातें प्रेजेंट है। तो जो फॉरेन साइंस जो कंट्री से आए, जो हमारे इस पे फॉरेन कंट्रीज के लोग आए थे, उन्होंने हमारा ही यहाँ का सब वो लिटरेचर लेके गए, उनकी उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, और बहुत से ऐसे रिसर्च है, बहुत से ऐसे डिस्कवरीज है जो ऑलरेडी हमारे वेदास में प्रेजेंट है, लेकिन उन्होंने उनकी डिस्कवरीज की, उन्होंने उनके पेटेंट बना दिए, एंड वी आर फॉलोइंग देयर थ्योरीज। चलो, ऐसे बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, बट राइट नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। ओके बच्चों, तो ऑल पॉइंट्स आर क्लियर? ओके, अभी नेक्स्ट क्या था? तो वैसे ही कि मेंडेलिव्स का बहुत, एक मैं अंडरलाइन करके आपको बता रही हूं अगेन एंड अगेन, कि मेंडेलिव्स का एक स्ट्रांग बिलीफ था कि नेचर में एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें बहुत परफेक्टली केमिकल प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी दिखाई देती है। तो उन्होंने उसी पे स्ट्रांग बिलीव रखते हुए इवन एटॉमिक मासेस को भी निग्लेक्ट किया कहीं कहीं जगह पे। कैसे? देखो, उन्होंने ये देखा कि ये जो कोबाल्ट है, ओके, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 59 है, और निकेल का एटॉमिक नंबर जो है, 8th ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ बच्चों। तो 8th ग्रुप में एलिमेंट आता है कोबाल्ट, जिसका एटॉमिक नंबर है 59, और उसके बाद में एक एलिमेंट आता है निकेल, जिसका एटॉमिक नंबर है 58.11। ओके, तो सोच लो अच्छे से, देख लो अच्छे से कि 8th ग्रुप के बारे में मैं बात कर रही हूं जो यहां पे प्रेजेंट है, इस लास्ट इसमें प्रेजेंट है। तो यहां पे सबसे पहले आता है कोबाल्ट, और उसके बाद में आता है निकेल। आप आपके पीरियोडिक टेबल में भी ऑब्जर्व कर सकते हो। तो सबके सामने मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल है। हाँ, तो वो टेक्स्ट बुक अलग होने की वजह से मे बी एटॉमिक मास नंबर में डिफरेंस होगा। तो कोबाल्ट का 59 दिया है, तो आप 58.9 को अप्रोक्सीमेटली 59 ले सकते हो, और निकेल का है समथिंग 58.1। ओके, हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो पहले कोबाल्ट आता है, उसके बाद में निकेल आता है।
तो बेसिकली अगर हम अरेंजमेंट देखें एलिमेंट की, वो कैसी अरेंजमेंट है, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर। लेकिन यहाँ पे मेंडेलीव ने कोबाल्ट को पहले लिखा, ऑल्दो इट इज हैविंग द ग्रेटर एटॉमिक मास नंबर देन द निकेल। व्हाई? बिकॉज उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज निकेल से पहले आती थी, तो उन्होंने समवेयर एटॉमिक मास को निग्लेक्ट कर दिया और जिसका एटॉमिक मास ग्रेटर था उसे पहले लिख दिया और निकेल को बाद में लिख दिया। ओके, बात समझ में आई सबको? तो आप यहां पे ये लिख सकते हो, he believed on chemical properties in a such a way that he at for some elements he even neglected the atomic mass. He wrote the cobalt first, although its atomic mass is 59, and then nickel as its atomic mass is 58, because he believed in chemical properties than the atomic masses. Yes, this is merit. यही तो फीचर है। तो क्लासिफाई करते करते उन्होंने एटॉमिक मास को ही नहीं पकड़ के रखा, उन्होंने कहीं तो भी एटॉमिक मास को भी निग्लेक्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या किया, फॉलो किया। तो अकॉर्डिंग टू दैट केमिकल प्रॉपर्टीज पहले आती थी, तो उन्होंने कोबाल्ट को पहले लिख दिया और निकेल को बाद में लिख दिया। ये तो मेरिट ही होगा ना दरिया, ये तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में। इवन आयोडीन इज देयर, टैंटेलम इज आल्सो देयर। तो अगर आप यहाँ पे आयोडीन देखोगे और उसके बाद में, हाँ यहाँ पे नहीं दिखा है, तो आयोडीन और एक दो एलिमेंट्स ऐसे हैं, आयोडीन का एटॉमिक मास कम है, लेकिन फिर भी बिकॉज आयोडीन इज शोइंग द सेम प्रॉपर्टीज लाइक अ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उन्होंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो आयोडीन को उन्होंने पहले लिख दिया, ऑल्दो इट इज हैविंग द ग्रेटर एटॉमिक मास। तो आयोडीन पहले आ गया क्योंकि उसका एटॉमिक मास, ऑल्दो इट इज हैविंग द ग्रेटर एटॉमिक मास, लेकिन शोज द सेम प्रॉपर्टीज लाइक अ ब्रोमीन, तो उन्होंने पहले ही ग्रुप में आयोडीन को रख दिया। तो आप अगर पीरियोडिक टेबल अच्छे से ऑब्जर्व करोगे मेंडेलीव का, तो आपको ये सब बातें समझ में आएगी। यही सेम पॉइंट है जहां पे उन्होंने एटॉमिक मास को निग्लेक्ट कर दिया, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज को फॉलो किया। ओके, ये पॉइंट क्लियर है सबको? ओके, चलो, तो ये सब बातें हो गई मेंडेलीव्स के मेरिट्स के बारे में। मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल का जो मेरिट्स थे, तो ये सब बातें यहाँ पे मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में आती है। और क्या बातें हैं बच्चों? तो और कुछ बातें हैं जहां पे कुछ एक्सप्लेनेशन आता है रिगार्डिंग द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। वो है ये कि वैलेंसीज कैसे वेरिएबल होती है। तो अगर आप ग्रुप 1 से मूव करोगे, तो मैं यहां पे लिखती हूँ इंस्टेड ऑफ राइटिंग देयर, तो ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 6, 7 और ये हो गया 8। तो जब आप मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल देखोगे तो टोटल मेन ग्रुप्स कितने हैं? 8 ग्रुप है, लेकिन सिर्फ 1 to 7 ग्रुप में ही आपको ए और बी सब ग्रुप्स दिखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में याद रखने हैं और आप लिख भी सकते हो। ठीक है, तो 1 to 7 ग्रुप में ही आपको ए बी सब ग्रुप दिखेंगे, 8th ग्रुप में ए बी सब ग्रुप्स नहीं है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दैट ऑल दिस एलिमेंट्स, मतलब जो जो एलिमेंट्स यहां पे नहीं आ रहे थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेसिकली, तो 8th ग्रुप में उन्होंने मैक्सिमम ट्रांजिशन एलिमेंट्स दिखाए हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकेल, तो ये सब एलिमेंट्स जो है वो 8th ग्रुप में आते हैं। उसके बाद में अगर आप और एक पॉइंट क्या बताएंगे यहाँ पे, हाँ, तो वो डेमेरिट में आएगा कि यहाँ पे नोबल गैसेस के लिए कोई भी जगह नहीं है, ये डेमेरिट का पॉइंट है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो वैलेंसीज के बारे में। तो 1 to 8 ग्रुप्स की वैलेंसीज कैसे वैरी होती है? तो अगर इसकी 1 है, फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1 है, तो इसकी होगी सेकंड, इसकी होगी 3, 4 और उसके बाद में फिर डिक्रीजिंग 3, 2, 1 और यहाँ पे जो है वो वैलेंसीज वेरिएबल होंगी।
तो इस तरह से पहले वैलेंसीज इंक्रीज होती है और फिर वैलेंसीज होती है डिक्रीज। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों अगर आप लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन को देखोगे, उसके बाद में आएगा नाइट्रोजन, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा फ्लोरीन। तो लिथियम की वैलेंसी 1 है, बेरिलियम की 2, बोरॉन की 3, तो कार्बन की 4 है, और फिर वैलेंसी फिर डिक्रीज होती जाती है। नाइट्रोजन की है 3, ऑक्सीजन की है 2, फ्लोरीन की है 1। कुछ इस तरह से। क्लियर है बच्चों बात? और यहां पे जो आते हैं एथ ग्रुप में, उनकी वैलेंसीज वेरिएबल होती है। क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज अलग थी, उनकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट थी। ओके, रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन डिफरेंट था, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन कंप्लीटली डिफरेंट था। ये मेटल्स थे, ये मेटल्स थे, तो ये नॉन मेटल्स थे। ओके, चलो डन। Okay, so these all are merits regarding the Mendeleev's periodic table. Now, let's study what are the demerits for the Mendeleev's periodic table. Mendeleev's periodic table के अभी demerits क्या क्या थे? तो demerits में सबसे पहले पॉइंट आता है ये कि देयर इज नो प्लेस अवेलेबल फॉर द नोबल गैसेस। मतलब जो व्हाट इनर्ट गैसेस है, उनके लिए कहीं पे भी जगह यहाँ पे नहीं दिखती है रिगार्डिंग द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और जो पहले मैंने मेरिट्स में पॉइंट बताया था, वही डेमेरिट्स में आता है। हाँ, तो उतना डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है, दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी सफिशिएंट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एथ ग्रुप में जो एलिमेंट्स आता है उनकी वेरिएबल वैलेंसीज है। ओके, तो समटाइम्स वहां पे आप कितने मेरिट्स लिखोगे ना, तो जो मेन मेरिट्स है वो आप लिख लो। एथ ग्रुप के बारे में भी आपको ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं पूछा जाएगा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन एथ ग्रुप इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। नो वन विल आस्क यू लाइक दिस क्वेश्चंस। तो आपको सिर्फ इन डिटेल सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ओके, चलो उसके बाद में बात आती है डेमेरिट्स के बारे में। सो देयर इज अ नो प्लेस फॉर द नोबल गैसेस इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में कहीं पे भी नोबल गैसेस के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि तब तक नोबल गैसेस डिस्कवर्ड ही नहीं हुए थे। ये पहला डेमेरिट आता है। दूसरा डेमेरिट ये भी कहा जाता है कि एग्जैक्टली एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में नहीं फॉलो किया गया, क्योंकि उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को ज्यादा ध्यान रखा। तो पूरा का पूरा एलिमेंट वी कांट से दैट इट इज बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, क्योंकि हमने अभी देखा कि कहीं कहीं पे उन्होंने एटॉमिक मासेस को क्या किया था, निग्लेक्ट किया था। तो इस तरह से डेमेरिट्स जो है वो बहुत कम है, बहुत ज्यादा डेमेरिट्स आपको नहीं दिए हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो ये 2-3 डेमेरिट्स आप याद रखो तो भी बहुत है। हाँ, तो और 1-2 डेमेरिट्स क्या होंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो उन्होंने आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं छोड़ी थी। देयर इज नो प्लेस फॉर द आइसोटोप्स। अभी आइसोटोप्स मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटोप्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटोप्स? Yes, anyone? Same element with the different atomic masses. More correctly, they are having the same atomic number but a different atomic mass number. Absolutely correct. और for example, H11 है, H12 है, H13 है. This is called as a proton. This is called as a deuterium.
दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रिटियम। ओके, तो हाइड्रोजन के अलग अलग आइसोटोप्स है, मतलब एक ही हाइड्रोजन नहीं है, प्रोटॉन ही नहीं है, देयर इज अ ड्यूटेरियम, देयर इज अ ट्रिटियम। तो आइसोटोप्स कहां पे बैठेंगे यहाँ पे? तो देयर इज अ नो प्लेस फॉर द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के लिए कहीं पे भी जगह नहीं थी इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और उन्होंने उसके बारे में कुछ भी बताया नहीं था। What we called O2, O2 is not an isotope, it is a molecule. हाँ, आइसोटोप्स मतलब क्या? देखो उत्कर्ष, फिर से समझ लो, सेम ही एटम है, लेकिन एटम को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। उसका एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक मास नंबर क्या है, जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। एटॉमिक नंबर मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। तो इन सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, हाइड्रोजन ही है जिसमें एक एक ही प्रोटॉन है, लेकिन इसमें एक प्रोटॉन है, इसमें भी एक प्रोटॉन है, इसमें भी एक प्रोटॉन है, लेकिन इसमें 0 न्यूट्रॉन है, देयर आर नो न्यूट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन। ओके, यहां पे एक न्यूट्रॉन है, सो 1 + 1 ये हो गया 2, और यहां पे है 2 न्यूट्रॉन, सो 1 + 2 ये हो गया 3। समझ में आई बच्चों? ओके, तो इसे भी हाइड्रोजन कहेंगे, इसे भी हाइड्रोजन कहेंगे, इसे भी हाइड्रोजन कहेंगे, क्योंकि दिखते तो सेम ही है ना, इनका एटॉमिक नंबर सेम ही है, लेकिन उनमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है न्यूक्लियस में ये डिफरेंट है, तो उसे हम कहते हैं आइसोटोप्स। Yes, as like a carbon, there is a isotopes for oxygen also, for chlorine also, for beryllium also, for boron also. तो अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, बट दो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट दिखा रहे हैं मेंडलीव्स ने, तो उन्होंने आइसोटोप्स कहाँ पे आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाके एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो आइसोटोप्स भी डिस्कवर्ड हुए। तो अगर मेरे पास में हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स है, तो ये 2 आइसोटोप्स को मैं कहाँ पे रखूंगी? दैट इज द क्वेश्चन ना। So there is no place for the hydrogen in the Mendeleev's periodic table. तो ये हो गया दूसरा डेमेरिट फॉर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ओके, क्लियर है बच्चों बात? तो उत्कर्ष, इसे हम आइसोटोप्स कहेंगे। ओके, नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन के बारे में जब स्टडीज की गई बच्चों, तो हाइड्रोजन ये जो एलिमेंट है ये 2 तरह की प्रॉपर्टीज दिखाता है। वो फर्स्ट ग्रुप की तरह भी प्रॉपर्टीज दिखाता है, और वो 7th ग्रुप की तरह भी प्रॉपर्टीज दिखाता है। 7th ग्रुप मतलब दिस फ्लोरीन फैमिली, और फर्स्ट ग्रुप मतलब दिस लिथियम सोडियम, फ्लोरीन क्लोरीन। कैसे? देखो, अभी वैलेंसीज इनकी सेम है, लेकिन ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन बिहेव करता है मेटल की तरह भी, हाइड्रोजन बिहेव करता है नॉन मेटल की तरह भी। ओके, सो ऑल्दो हाइड्रोजन इज शोइंग लाइक अ बोथ एलिमेंट्स लाइक अ प्रॉपर्टीज, तो उसकी पोजीशन फर्स्ट ग्रुप में कैसे? तो इसका एक्सप्लेनेशन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलता है। ओके, so these all are the demerits for the Mendeleev's periodic table. अभी हाइड्रोजन, हाउ हाइड्रोजन इज शोइंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक अ लिथियम एंड बेरिलियम। देखो, तो हाइड्रोजन, लिथियम जब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट होता है तो वो LiH फॉर्म करेगा। ओके, और अगर वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है तो Li2O फॉर्म करता है, हाइड्रोजन भी H2O फॉर्म करता है। हाँ, these are also its demerits, कि जो पोजीशन थी हाइड्रोजन की, तो अगर हाइड्रोजन इज शोइंग द प्रॉपर्टीज लाइक 7th ग्रुप एलिमेंट्स एंड द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट,
तो उन्होंने हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में ही क्यों रखा, इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन इस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में नहीं है। अभी हाउ हाइड्रोजन इज शोइंग द प्रॉपर्टीज लाइक अ फर्स्ट एंड सेवंथ ग्रुप एलिमेंट, वही मैं यहां पे बता रही हूं कि अगर लिथियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है तो वो Li2O फॉर्म करता है, अगर हाइड्रोजन रिएक्ट होता है वो भी H2O फॉर्म करता है। यस, एट प्रेजेंट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्पेसिफाइड, कैसे मैं बताऊंगी आगे जाके, नॉट स्पेसिफाइड, लेकिन उसको फर्स्ट ग्रुप में भी नहीं रखा गया है और सेवंथ ग्रुप में भी नहीं रखा गया है। हाइड्रोजन इज प्रेजेंट सेपरेटली एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल. It is not situated in the first group also, and it is not situated in the seventh group also. So position of the hydrogen in periodic table is anomalous. Anomalous मतलब not fixed, different. Okay? Yes. तो देखो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज लिथियम की तरह भी है। फ्लोरीन कैसे एग्जिस्ट होता है, इन द फॉर्म ऑफ F2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन भी एग्जिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ H2 मॉलिक्यूल। व्हाट आई एम शोइंग यू, व्हाट आई एम टेलिंग यू कि हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ग्रुप की तरह भी प्रॉपर्टीज दिखाएगा, हाइड्रोजन जो है वो सेवंथ ग्रुप की तरह भी प्रॉपर्टीज दिखाएगा। ओके, तो अगर हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट्स की तरह प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल इज नॉट properly explained by the Mendeleev's periodic table. Okay? Clear है बच्चों बात? Yes. तो इस तरह से मेंडेलिव्स ने, ऑल्दो देयर आर डेमेरिट्स, किसी न किसी थ्योरी को कुछ ना कुछ डेमेरिट्स तो होंगे ही होंगे, बिकॉज नो वन इज गॉड ना कि वो परफेक्टली कोई बातें बताएगा। एंड व्हाट इज द मेन थिंग, see these elements are very very small things na, okay, that you can't see under the microscope also. तो जो कुछ भी स्टडीज है, जो कुछ भी रिसर्च है, वो एक कंसेप्चुअल स्टडीज पे बेस्ड होते हैं, एक कंसेप्चुअली वो हमें एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑब्वियसली जो कुछ भी बातें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इट्स ऑल अबाउट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद में जो प्रेडिक्शंस आते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं वो कि अगर ये कुछ ऐसे ऐसे रिएक्शंस दिखा रहे हैं तो इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टीज ऐसी ऐसी होनी चाहिए। सो ऑल थियरीज आर बेस्ड ऑन प्रेडिक्शंस। तो उन्होंने जितने भी स्टडीज की, जितने भी एलिमेंट्स को स्टडीज किया, उसमें से मोस्ट सक्सेसफुल थियरी जो थी रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्योंकि आप ही कंपेयर कर सकते हो, देर आर वेरी फ्यू एलिमेंट्स इन द डोबेरानस ट्रायड्स, एंड उससे भी थोड़े ज्यादा लेकिन कम ही थे इन द न्यूलैंड्स ऑक्टेव, वो क्लासिफाई कर पाए एलिमेंट्स को। लेकिन मेंडेलीव ने जितने भी नॉन एलिमेंट्स को थे उनको तो क्लासिफाई किया ही, लेकिन जो अननोन एलिमेंट्स थे उनकी भी पोजीशन यहाँ पे दिखाई थी, उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट की थी। सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स which is explained under the Mendeleev's periodic table regarding the classification of elements. Okay? और कुछ demerits थे वो हमने देख लिए। So there are very few demerits for the Mendeleev's periodic table, but number of merits are there for Mendeleev's periodic table, और यही से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट डेवलप हुआ। इसी पीरियोडिक टेबल को जब हमने अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर क्लासिफाई किया, तो इसी सेम टेबल को फिर अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एंड देन विल गेट अवर मेन पीरियोडिक टेबल, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर है बच्चों बात? ओके, तो आज पूरे मेरिट्स एंड डेमेरिट्स फॉर मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल आप आपके टेक्स्ट बुक में से रीड कर लो। अगर कुछ भी डाउट रहा तो आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो। ओके, लेकिन डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज विल स्टार्ट अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर। बाय फॉर नाउ, हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय बाय।